नमस्कार। मोदी रंग में रंगा न्यूजीलैंड। जी हाँ, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज न्यूजीलैंड प्रधानमंत्री मोदी के रंग में पूरी तरह से रंगा हुआ नजर आ रहा है। पीएम मोदी के न्यूजीलैंड पहुंचते ही वहां मौजूद भारतीय समुदाय में जबरदस्त जोश दिखाई दिया। दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में न्यूजीलैंड पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत माओरी तरीके से हुआ। इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्री बेहद गर्मजोशी से मिले। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच एक खास बॉन्ड भी दिखाई दिया। भारत और न्यूजीलैंड के रिश्तों को नई ऊंचाई देने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। इस दौरे के केंद्र में सिर्फ व्यापार और निवेश नहीं, बल्कि स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, खेल, संस्कृति, पर्यटन और वैश्विक मंचों पर रणनीतिक सहयोग भी है। दोनों देश साझा हितों को नई रफ्तार देते हुए और भविष्य की मजबूत साझेदारी की नींव रखते हुए नजर आ रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में यह दौरा भारत न्यूजीलैंड संबंधों के लिए कई नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि दोनों देशों के बीच किन किन अहम समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ है। ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है कि आखिर दोनों देशों के बीच किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इसीलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किन किन क्षेत्रों में डील हुई है, सहयोग हुआ है। इन सब के अलावा आपको पीएम मोदी के रंग में रंगे न्यूजीलैंड की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। यकीन मानिए, जो विजुअल्स और तस्वीरें सामने आई हैं उन्हें देखकर आपको भी गर्व होगा कि हिंदुस्तान का कद विश्व में कितना मजबूत होता जा रहा है। एमओयूज की बात करें तो काउंटर टेररिज्म जैसे क्षेत्र में समझौता हुआ है, मैरीटाइम अरेंजमेंट पर समझौता हुआ है, ट्रेड व्यापार पर बात हुई है, स्पोर्ट्स में सहयोग पर विस्तार से बात हुई है और भी तमाम समझौते हुए हैं। इस खास पेशकश में बात होगी पीएम मोदी के रंग में किस तरह से रंगा है न्यूजीलैंड, किस तरह से दोनों देशों के बीच बढ़ते हुए संबंधों की साझेदारी की यात्रा आगे बढ़ रही है। तो शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। आपको सिलसिलेवार तरीके से अब ग्राफिक्स के जरिए हम समझा देते हैं। भारत न्यूजीलैंड के बीच 18 आउटकम्स की लिस्ट हमारे पास है, क्या क्या समझौते हुए हैं। रणनीतिक साझेदारी के लिए 2030 का रोड मैप तय हुआ है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। भारत न्यूजीलैंड समुद्री सहयोग समझौते पर भी सहमति बनी है, ये भी अपने आप में काफ़ी अहम है। ये 18 सहयोग के आयाम हैं। हाइड्रोग्राफी, नॉटिकल कार्टोग्राफी सहयोग व्यवस्था भी मंजूर हुई है। तो ये जिस तरह से दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं, नेवी लॉजिस्टिक सहायता समझौते पर भी दोनों देशों में सहमति बन गई है। आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह बनाने पर भी सहमति बनी है। और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं एनडीएमए एनईएमए के बीच आपदा प्रबंधन सहयोग समझौते की, तो ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके साथ ही पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग समझौता भी दोनों देशों के बीच में हुआ है, ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। पर्यटन और जनसंपर्क बढ़ाने पर भी सहमति बनी है, ये भी एक बड़ा मजबूत आधार दोनों देशों को देता है। इसके साथ ही अगर खेलों की बात करें तो खेलों को बढ़ावा देने की संयुक्त कार्य योजना भी तय हो गई है। तो स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी जिसे कहा जा रहा है, ये भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ ही लोथल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास पर समझौता हुआ है। सांस्कृतिक सहयोग पर भी समझौता हुआ है। संस्कृति किस तरह से दोनों देशों को जोड़ रही है और इस पर किस तरह से आगे बढ़ा जाए। 2030 तक 35,000 करोड़ रुपए तक का व्यापार लक्ष्य, एक बड़ा लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। समुद्री सुरक्षा वार्ता भी शुरू करने पर सहमति बनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर इंडो पैसिफिक में। इंडो पैसिफिक समुद्री सुरक्षा पहल में न्यूजीलैंड शामिल है और ये अपने आप में काफ़ी अहम भूमिका इस क्षेत्र में बताता है। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में न्यूजीलैंड शामिल है। समझौते के तहत कीवी उत्पादन के लिए भारत में 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खुलेंगे, तो ये भी अपने आप में काफ़ी अहम हो जाता है। इसके साथ ही ध्रुवीय समुद्री शोध सहयोग पर भी समझौता हुआ है। तो तमाम ये क्षेत्र हैं जिन पर समझौते हुए हैं। साथ ही फूड टेक्नोलॉजी, शिक्षा सहयोग पर भी सहमति बनी है, तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। 18 सहयोग के नए आयाम और रणनीतिक साझेदारी के लिए 2030 तक का रोड मैप तय हो गया है। तो ये तमाम समझौते हैं।
जो कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए हैं, अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हैं। और इससे पहले हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने लंच आयोजित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों की रणनीति, साझेदारी, यूपीआई और न्यूजीलैंड पेमेंट सिस्टम के बीच सहयोग और सांस्कृतिक संबंधों की प्रगाढ़ता की चर्चा की। उन्होंने कहा कि खेल क्षेत्र में दोनों देशों के संबंध काफी पुराने हैं। कल्चरल कोऑपरेशन एमओयू दोनों देशों के आर्ट, कल्चर, हेरिटेज तथा क्रिएटिव इंडस्ट्रीज में एक्सचेंज को गति देगा। न्यूजीलैंड भारतीय स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन रहा है। हम न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज को भारत में कैंपस खोलने के लिए आमंत्रित करते हैं। इस वर्ष हम दोनों देशों के बीच खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है। हाल ही में भुवनेश्वर में न्यूजीलैंड रग्बी और रग्बी इंडिया के कोचिंग प्रोग्राम से अच्छी शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बढ़ती वैश्विक चुनौतियों, इंडो पैसिफिक में शांति, सुरक्षा और स्वतंत्रता और यूएन जैसी वैश्विक संस्थाओं में सुधार की बात कही। इसके अलावा आतंकवाद जैसी चुनौतियों पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाए जाने पर प्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक रग्बी टीम की तरह हैं जो एक साथ चुनौतियों को टैकल करेंगे। जैसे रग्बी में टीम वर्क और भरोसा जरूरी होता है, वैसे ही हम भी आपसी विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। हम एक ही टीम में हैं, इसलिए टैकल केवल चुनौतियों को करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में बिजनेस फोरम में भी हिस्सा लिया। उन्होंने दोनों देशों के साझा विकास के लिए एक रोड मैप बनाए जाने और इसे क्रियान्वित करने की बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, पॉलिसी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र है। ऐसे में भारत में निवेश के अवसर इंफ्रा निर्माण से लेकर स्पेस, शिक्षा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में है। उन्होंने अगले 15 वर्ष में न्यूजीलैंड द्वारा भारत में $15 बिलियन के निवेश की प्रतिबद्धता पर खुशी जाहिर की। इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है कि नए जोश और उत्साह के साथ काम करते हुए हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे। न्यूजीलैंड द्वारा अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट किया गया है। यह केवल निवेश का नहीं है, बल्कि भारत की विकास यात्रा में
सहभागी बनने का भी कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है बल्कि ग्लोबल ग्रोथ का लॉन्च पैड है। उन्होंने न्यूजीलैंड की माओरी संस्कृति और भारत की परंपरा में प्रकृति के महत्व को साझा विरासत बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साझा मूल्यों पर आधारित समावेशी और सतत विकास का मॉडल तैयार कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के पास हॉर्टिकल्चर, डेयरी साइंस और फॉरेस्ट्री में विशाल एक्सपर्टीज है। भारत के पास कंज्यूमर मार्केट, फूड पार्क्स और एग्रीटेक टैलेंट की ताकत है। हम मिलकर फार्म टू मार्केट, वैल्यू चेन्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। फिनटेक में आज भारत ग्लोबल लीडर है। आज दुनिया की 50% रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स भारत में होती है। हम डिजिटल पेमेंट्स के साथ साथ ग्रीन बॉन्ड्स में भी आगे बढ़ सकते हैं। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स है और अब तो एक यूनिकॉर्न भी बन गई है। दोनों देशों की कंपनियां भारत के स्पेस इकोसिस्टम के साथ मिलकर स्मॉल सैटेलाइट्स, रिमोट सेंसिंग और ओशन मॉनिटरिंग में काम कर सकते हैं। भारत में स्मार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत 100 सिटीज में 8,000 से अधिक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। हम मिलकर अर्बन मोबिलिटी, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा से दोनों देशों में किस तरह से सहयोग और विश्वास की नई उड़ान दिखाई देती है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्तेश कुमार परदेशी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व भारतीय उच्चायुक्त हैं न्यूजीलैंड के, और प्रोफेसर संजय भारद्वाज जुड़े हुए हैं स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU से। सबसे पहले मुक्तेश जी आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम दोनों देशों के संबंधों को देखते हैं, 1952 में जो साझेदारी शुरू हुई थी आज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में परिवर्तित हो गई है। कितना बड़ा मील का पत्थर इसे कहा जाएगा और किन मायनों में ये अहम है? यह प्रधानमंत्री की जो यात्रा है सच में बहुत अहम है। मैं 3 शब्दों का प्रयोग करना चाहूँगा इस यात्रा के लिए। एक तो ऐतिहासिक है, दूसरा बहुत प्रभावकारी है और तीसरा परिवर्तनकारी है। मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ऐतिहासिक इसलिए है कि 1986 के बाद जब श्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री के तौर पे न्यूजीलैंड गए थे, उसके बाद 40 वर्षों के बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। इस बीच में हमारे साइड से 2 बार राष्ट्रपति गए हैं, न्यूजीलैंड की तरफ से प्रधानमंत्री आते रहे हैं, लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री का दौरा 40 वर्षों के बाद, तो यह उस हिसाब से ऐतिहासिक है। प्रभावकारी है क्योंकि आपने देखा जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के रूप में इस रिलेशनशिप को एलिवेट किया गया है। 40 वर्षों का इंतज़ार हुआ, लेकिन देर आए लेकिन दुरुस्त आए। एक ट्रांसफॉर्मेटिव विजिट रहा है। मैं एक पूर्व उच्चायुक्त के रूप में कह सकता हूं कि हमने इतनी कल्पना नहीं की थी कि इतने कम समय में न्यूजीलैंड के साथ जो संबंध है एक नई ऊंचाई को प्राप्त कर पाएगा। आज मैं बहुत खुश हूं एक पूर्व राजदूत के रूप में कि स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, हमारे पास FTA है और FTA की मंशा पिछले 15 वर्षों से चल रही थी। अब ज़रूरत है कि उस जो हमारा FTA है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, ताकि जो प्रधानमंत्री का जॉइंट स्टेटमेंट में एक एम्बिशियस टारगेट आया है डबल करने का। अभी तकरीबन 3.5 से 4 बिलियन डॉलर का ट्रेड फिगर है, उसको 2030 तक अगर 7 बिलियन करना है तो दोनों
देशों को इस पर एक्शन प्लान के तहत काम करना होगा। बिल्कुल, इस टारगेट पर भी बात करेंगे, लेकिन जिस तरह से आपने बताया है कि 40 वर्षों के बाद किसी प्रधानमंत्री की, भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा वहाँ पर जो है दिखाई दे रही है, और जो संबंध थे वो तो थे, लेकिन इतनी तीव्र गति से ये आगे बढ़ेंगे विशेषकर 2014 के बाद, इसकी कल्पना नहीं की थी। तो इसकी क्या वजह थी, और प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में, उनके विजन में किस तरह से तमाम जो अंडरस्टैंडिंग है दोनों देशों के बीच में, जो विश्वास है उसमें मजबूती आई है, उसकी क्या वजह पाते हैं? विदेश नीति की कितनी बड़ी सफलता, इसको देखते हैं। और जिस तरह से हम बता रहे हैं, जिस तरह से वहाँ से दृश्य भी आ रहे हैं कि न्यूजीलैंड आज पूरा मोदी रंग में रंगा हुआ दिखाई देता है, तो इसकी क्या वजह है, इसका क्या आधार है? देखिए, एक तो जब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होने के लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं और इशूज है, उस पर कन्वर्जेंस की ज़रूरत है। न्यूजीलैंड एक ट्रेड ओरिएंटेड इकोनॉमी है, उनका हमेशा फोकस FTA पे था, लेकिन हमारा फोकस रहा था कि एक ऐसा ब्रॉड बेस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप न्यूजीलैंड के साथ हो, जिसमें केवल ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप ही नहीं हो, बाकी इंडो पैसिफिक के प्रति जो हमारा अप्रोच है उसमें कन्वर्जेंस हो, पीपल टू पीपल लिंक्स पे कन्वर्जेंस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक नई गति मिले, एग्रीकल्चरल पार्टनरशिप हो। इस यात्रा में और प्राइम मिनिस्टर लक्सन की जो पिछली यात्रा थे, इस बीच में इन क्षेत्रों पे काफ़ी काम हुआ है, और आप जब जॉइंट स्टेटमेंट देखेंगी तो उसमें हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के साथ साथ ट्रेड और इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात हुई है, स्पोर्ट्स की बात हुई है, पीपल टू पीपल लिंक्स की बात हुई है, डायस्पोरा की बात हुई है। तो मैं कहूँगा कि हर हिसाब से यह विजिट कॉम्प्रिहेंसिव है, आउटकम ओरिएंटेड है, और मैं कहूँगा फार रीचिंग इवेंट है इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशनशिप में। बिल्कुल, दीर्घकालिक साझेदारी जो है वो दिखाई देती है। प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले प्रतिक्रिया आपसे भी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर ही लेना चाहेंगे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, और इसके साथ ही जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि दोनों देशों के संबंध में तमाम मुद्दों पर जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। FTA की बात करते हैं तो सबसे कम समय में होने वाला FTA है वो जो दिखाई दिया है, तो इससे किस तरह से जो ये साझेदारी है और मजबूत दिखाई देती है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है इंडिया न्यूजीलैंड के संबंधों के बीच में, जो एम्बेसडर साहब ने भी कहा। और आपको बताते हैं, ऑकलैंड में स्थित एक प्रमुख बहुउद्देशीय इंडोर स्टेडियम स्पार्क एरिना में लोगों का जोश देखने को मिला। PM मोदी का भारतीय समुदाय ने स्वागत किया। आपको दिखाते हैं ये तस्वीरें। हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। अच्छे से स्वागत करने के लिए सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। We love you, Modi. We love you. We love you, Modi ji. Modi ji. Welcome to New Zealand. मोदी जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। वंदे मातरम। हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। अच्छे से स्वागत करने के लिए सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक।
मोदी जी अश्वनी वारियर ज़्यादा तक खुश करन वी लव यू मोदी लव यू We love you, Modi ji. Banaras Modi ji. Welcome to New Zealand. ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। अच्छे से स्वागत करने के लिए सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। मोदी जी अश्वनी वारियर ज़्यादा तक खुश करन वी लव यू मोदी लव यू We love you, Modi ji. Banaras Modi ji. Welcome to New Zealand. ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। अच्छे से स्वागत करने के लिए सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। मोदी जी अश्वनी वारियर ज़्यादा तक खुश करन वी लव यू मोदी लव यू We love you, Modi ji. Banaras Modi ji. Welcome to New Zealand. ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। हर कोई बहुत एक्साइटेड है मोदी जी के वेलकम के लिए। अच्छे से स्वागत करने के लिए सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग तक। मोदी जी अश्वनी वारियर ज़्यादा तक खुश करन वी लव यू मोदी लव यू We love you, Modi ji. Banaras Modi ji. Welcome to New Zealand. ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੋਦੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। न्यूजीलैंड में भारतवंशियों का जोश एकदम हाई है। प्रधानमंत्री मोदी का कितनी शिद्दत से वो इंतजार कर रहे थे, कितनी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे, ये दृश्य साफ तौर पर दिखाते हैं। जिस तरह से तिरंगा लेकर वहाँ पर जोश में भागते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही अलग अलग भारतीय संस्कृति के जो परिधान पहनकर लोग वहाँ पर नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कह रहे हैं कि बेसब्री से हम इंतज़ार कर रहे हैं और इस वक्त जो है हमारा जोश जो है वो बिल्कुल चरम पर है। तो ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि किस तरह से प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत वहां पर किया जा रहा है और लगातार जो हम कह रहे हैं कि जो न्यूजीलैंड है वो मोदी रंग में वहां पर रंगा हुआ दिखाई देता है। इसी पर हम बात करेंगे, तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है। तमाम क्षेत्र देखते हैं, चाहे हम समझौते की बात करते हैं, तमाम जो ये 18 आयाम देखने को मिले हैं, या इंडो पैसिफिक में एक बड़ी साझेदारी की बात करते हैं, सुरक्षा की बात करते हैं, समृद्धि की बात करते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये हो जाता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी भारतवासियों को एक बधाई देना चाहता हूं कि एक छोटे से देश में जहां पर लगभग 75 लाख की पॉपुलेशन है, वहां पे 3 लाख भारतीय, और एक भारतीय जो कल्चर है, जो मल्टी कल्चरलिज्म जो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप राजस्थान भी है, गुजरात भी है, पंजाब भी है, पूरा भारत एक छोटे से न्यूजीलैंड में समाहित है। तो निश्चित रूप से भारत का जो अपना एक सांस्कृतिक जुड़ाव है इन दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ साथ जो एशिया पैसिफिक, जो पैसिफिक क्षेत्र में है, वो निश्चित रूप से भारत की अपनी एक पहुंच को दर्शाता है। जहाँ तक बात है जो 18 क्षेत्रों में हमने जो सहयोग की बात की है, MOU किया है, देखिए इसमें भारत की जो एक लंबी, एक दीर्घकालिक जो रणनीति है, ये उसके डायरेक्शन में कुछ माइलस्टोन्स हैं, जो लैंडमार्क्स तैयार किए गए हैं, जिसमें एक जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जो रोड मैप 2030 तक तैयार किया गया है, वो बेसिकली जो भारत का 2 विजन है, एक आत्मनिर्भर भारत और जो विकसित भारत विजन 2047 की दिशा में एक कदम है। और जिस तरीके से जो क्षेत्र अभी निर्धारित किए हैं, जिनमें सहयोग की बात करिए, देखिए 4 मुख्य पहलू साफ साफ दिखाई देते हैं। जो भारत की अपनी ईस्टवर्ड एंगेजमेंट एक पॉलिसी है, उसमें जो सबसे बड़ा है कॉमर्शियल कनेक्टिविटी। और कॉमर्शियल कनेक्टिविटी में आप ये देखिए कि ट्रेड के संदर्भ में एनर्जी कॉपरेशन, बाकी इन्वेस्टमेंट, उसको जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। दूसरा जो संदर्भ है वो है सांस्कृतिक जो जुड़ाव की बात है। उसमें आप भारत की जो संस्कृति है उसके साथ टूरिज्म का एक पक्ष है, उसमें एजुकेशनल कोऑपरेशन की बात है। मोदी जी ने साफ साफ कहा कि अगर न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटीज़ भारत में अगर अपना कैंपसेस खोलना चाहते तो उनका स्वागत है। तो एजुकेशन का सेक्टर हुआ, योगा हुआ, आयुर्वेद हुआ, ये कई क्षेत्र हैं जो भारत के सांस्कृतिक जो अपनी एक विरासत है उसको न्यूजीलैंड से जोड़ता है। तो ये बेसिकली भारत का तीसरा जो पक्ष आता है वो फिजिकल कनेक्टिविटी की बात आती है। और भारत आगे बढ़ता जा रहा है। अभी तक हमने ट्राई नेशन रोड कनेक्टिविटी, फिर उसके बाद वियतनाम तक पहुंचने की बात, और पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है वो ऑस्ट्रेलिया तक हम एक एनर्जी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, हम फिजिकल रोड कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से जो चोला डायनेस्टी से एक जुड़ाव रहा है हमारा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ में, उसको जो कॉमर्शियल जुड़ाव रहा है, जो ट्रेडिंग जुड़ाव रहा है ऐतिहासिक रूप से, उसको जोड़ने की बात है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है वो है कैपेसिटी बिल्डअप कि वो जो भारत का ईस्टवर्ड एंगेजमेंट है उसमें कैपेसिटी बिल्डअप में जितने भी जो आप ये 18 जो क्षेत्र लिए हैं, ये बेसिकली भारत की जो कैपेसिटी है उसको बनाने के लिए, चाहे हमने कृषि क्षेत्र में भी बात कही, तो कृषि क्षेत्र में भी हमने लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की बात की, चाहे वो यार्न है, जैम है, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, लेदर है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है, या भारत का जो अपना एक टैलेंट है, बिकॉज टैलेंट मोबिलाइजेशन। बिल्कुल, हर क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण है और इन क्षेत्रों पर बारी बारी से हम बात भी करेंगे। लेकिन मुक्तेश जी, आपसे सबसे पहले ये जो दृश्य हमने देखे थे, ये अपने आप, ये दृश्य देखकर हमें भी जो जोश भरता हुआ दिखाई दिया, इसकी वजह क्या है? वहाँ पर जो भारतवंशी हैं उनमें इतना उत्साह किस तरह से देखते हैं, और ये जो डायस्पोरा है कितनी मजबूत ताकत है भारत की भी, और वहाँ पर भी इनका कितना बड़ा योगदान है, और ये कितने बड़े सेतु के रूप में काम कर रहा है दोनों देशों के? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में डायस्पोरा इनफैक्ट एक सेतु के रूप में काम कर रहा है। और आज से नहीं, भारतीय समुदाय का इतिहास जो है तकरीबन 150 साल से का है वहाँ पे। लेकिन 1950 के बाद ज़्यादातर लोग गए जो प्रोफेशनल फील्ड में गए। शुरू में ट्रेडिंग सेक्टर में थे, एग्रीकल्चरिस्ट थे, लेकिन आज अब जाएंगे तो वहाँ पे हर प्रदेश के लोग हैं और विभिन्न प्रोफेशंस में लगे हुए हैं। तकरीबन 3 लाख आबादी है और न्यूजीलैंड की जनसंख्या का 6% जो है और भारतीय समुदाय है। चाइनीज़ भी हैं,
इंडियन भी हैं, पैसिफिक आइलैंडर्स हैं, और आज एक न्यूजीलैंड मल्टी कल्चरल सोसाइटी के रूप में उभरा है। लेकिन भारतीयों का योगदान क्या है? जब मैं उच्चायुक्त था तो एक स्टडी करवाया था और 3-4 साल पहले तो पाया गया कि साल में जो भारतीय समुदाय है वो $10 बिलियन से ज़्यादा जीडीपी को कंट्रीब्यूट करते हैं। बिल्कुल, इस योगदान पर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन जल्दी से एक ब्रेक ले लेते हैं। आप सभी जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुक्तेश जी, आप बता रहे थे जो सहयोग और जो योगदान भारतवंशियों का वहाँ पर है उसके बारे में, और किस तरह से ये जो सेतु है अब और मजबूत होता हुआ दिखाई देता है प्रधानमंत्री के इस दौरे में। जी, मैं डायस्पोरा के बारे में बता रहा था। तकरीबन 3 लाख लोग हैं और वहाँ की जनसंख्या का 6% भारतीय समुदाय है। वेल इंटीग्रेटेड है। आज हमारे समुदाय से वहाँ गवर्नर जनरल बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, एमपी बने हैं, सीईओज, होटेलियर्स, रेस्टोरेंट ओनर्स, स्पोर्ट्स पीपल हैं। वहाँ की क्रिकेट टीम में भारतीय समुदाय के लोग। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय समुदाय के लोगों का कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि इंडियन कम्युनिटी इज़ वेरी वेल इंटीग्रेटेड इन मल्टी कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड, और ये जोश जब आप प्रधानमंत्री गए हैं दिखाई पड़ रहा है। वहाँ 3 संस्थाएं हैं जो पिछले 100 साल से भारतीय समुदाय के वेलफेयर के लिए काम कर रही हैं। ऑकलैंड इंडियन एसोसिएशन है, वेलिंगटन इंडियन एसोसिएशन है और सेंट्रल इंडियन एसोसिएशन है। तीनों का 100 वर्षों का इतिहास है और आज कई संस्थाएं हैं, लेकिन ये 3 संस्थाएं हैं जिनका एक सदी का इतिहास रहा है। बिल्कुल, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। संजय जी, आपसे भी इसी संदर्भ में एक सवाल करना चाहेंगे कि ये जो जोश दिखाई देता है, ये जो कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसकी वजह और इसका जो पड़ने वाला प्रभाव है भविष्य में, वो भी आपसे जानना चाहेंगे जब हम पीपल टू पीपल कनेक्ट की डिप्लोमेसी की बात करते हैं। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, जब हम सांस्कृतिक जुड़ाव की बात करते हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप ये देखिए कि पिछले कुछ वर्षों से जो भारतीय विदेश नीति का एक जो एम्फेसिस रहा है कि हाउ टू यूज सॉफ्ट पावर, और जो सॉफ्ट पावर का हमारा स्ट्रेंथ है, इसके लिए चाइनीज प्रीमियम में कहा था कि भारत से सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और सॉफ्ट पावर टेक्निक सीखनी चाहिए। तो निश्चित रूप से जो भारत का एक जुड़ाव हुआ है, मैंने कहा कि जिस तरीके से आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं इस्लाम भी इंडो पैसिफिक इस्लाम है। जो आप बुद्धिज़्म देखते हैं तो पूरा का पूरा भारत से बुद्धिज़्म गया है, हिंदुइज्म भी यहीं से गया है। और जो कल्चरल कनेक्ट है, जो न्यूजीलैंड के साथ आप देख रहे हैं, जिस तरीके के कल्चरल कनेक्ट हैं, वो निश्चित रूप से भारत के साथ में भारत की स्ट्रेंथ को दिखाता है कि भारत के कल्चर को लोग पसंद करते हैं उनको। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वागत हो रहा था तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था, जो लोग परफॉर्मर्स थे वहाँ पे, जो वो ऐसा लग रहा था कि भारतीय मूल के लोग ही वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन वो बेसिकली न्यूजीलैंड के मूल के लोग हैं, कीवीज थे। तो ये एक बहुत बड़ा सिमिलरिटी जो दिखता है वो दोनों देशों की जनता को जोड़ता है। दूसरा एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर क्रेडिबिलिटी और रूल बेस्ड सिस्टम की बात करते तो भारतीयों को दुनिया में बहुत आदर के साथ में उनको एक्सेप्ट किया जाता है। उनमें लोग ट्रस्ट करते हैं भारतीयों को, चाहे वो आप वेस्टर्न वर्ल्ड में चले जाइए, मिडिल ईस्ट में चले जाइए और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में चले जाइए। तो भारतीयों का जो एक अपना योगदान है, जिसमें एम्बेसडर साहब कह रहे थे कि भारतीय लगभग $10 बिलियन का कंट्रीब्यूशन न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में करते हैं। तो आप ये देखिए दुनिया में कितना करते हैं। तो तीसरा जो पक्ष है, क्यों भारतीयों को क्यों पसंद करते हैं, देखिए आप भारत निश्चित रूप से आप ये एक तरीके से विश्व गुरु रहा है, यहाँ पे तक्षशिला और नालंदा एक कल्चर रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में भारत का बहुत बड़ा दखल रहा है ऐतिहासिक रूप से। आज भी अगर आप देखिए कि दुनिया में टॉप कंपनीज हैं, सीईओज हैं या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें सब में भारतीयों का वर्चस्व है। यही हालात
ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में देखिए कि चाहे वो मेडिकल सेक्टर हो, पैरामेडिकल सेक्टर हो, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आईटी एक्सपर्ट्स हैं, ये इन सब का इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस तरीके से भारत एक सर्विस प्रोवाइडर बना हुआ है और उसमें भी हाई स्किल्ड सर्विस प्रोवाइडर, देखिए सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर फोर्स तो बहुत इधर दूसरे दक्षिणी एशिया के देशों से भी मिल सकती है, बाकी से भी, लेकिन भारत के जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, वो एक तरीके से हाई स्किल्ड सपोर्ट इन देशों को करते हैं। तो इन देशों की इकोनॉमी में इजाफा हो रहा है और निश्चित रूप से कोई भी देश ऐसे देश के साथ जुड़ना चाहेगा कि इसकी इकोनॉमी में इजाफा हो। और देखिए इसे हम न्यूजीलैंड से कुछ दृश्य आपको दिखाएंगे। न्यूजीलैंड आपको ले चलते हैं, ये दृश्य आप देख रहे हैं।